गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। मतलब कि हमने जो लास्ट चैप्टर में या लास्ट पार्ट के अंदर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़े थे क्या प्यूरिन का सिंथेसिस कैसे होता है, या प्यूरिन का अगर हम देखें डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। बट मैंने कहा था कि इसके बाद में मैं क्या बताऊंगा आपको। मैं आपको बताऊंगा कि प्यूरिन का अगर अपन देखें कि प्यूरिन अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो हमें पता है कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। या अगर अपन देखें कि हमने पाथवे भी कौन कौन से देखे थे, हमने प्यूरिन बायोसिंथेसिस देखा था बाय डे नेवो सिंथेसिस पाथवे, एंड हमने देखा था किसके थ्रू, सॉल्वेज पाथवे के थ्रू। तो सॉल्वेज पाथवे में भी हमने कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ा था, जैसे कि एच क्या होता है, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, या आपका APRT पढ़ा था अपन ने, एडेनोसिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर इन एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए, या इन एंजाइम ये एंजाइम काम करना बंद कर दे, इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए, या इनके जीन के अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए, तो हमें क्या डिजीज़ शो होगी। ठीक है। और वो डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट होगा, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर ट्रीटमेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो हमें आज पूरा देखना है। तो हम क्या करेंगे, क्लिनिकल डिसऑर्डर देखेंगे, CSIS पे हम क्वेश्चन पूछता है। और रही बात है, देखो ICMR तो 101% इस पर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ICMR के लिए, क्योंकि आने वाला एग्जाम हमारा CSI का पता नहीं है कि कब होगा, बट ICMR का हमें पता है कि हाँ ICMR होने के चांसेस है। तो ICMR में आपको पता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइफ साइंस स्टूडेंट, कि वो क्रैक ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइफ साइंस स्टूडेंट। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पे ही मेनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो मेडिकल से डायरेक्ट कोरिलेट हो जाती है। ऐसा तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी भी कर सकते हैं। तो आपका जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, जैसे एंजाइम है, आपके DNTPs है, कार्बोहाइड्रेट है, आपके प्रोटीन्स है, उन पर मेनली क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट हिट करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो देखो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, हम देखते हैं। अब देखो क्लिनिकल डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, एक डिजीज़ है। डिजीज़ का नाम क्या है, लैस निहान डिजीज़ बोल सकते हैं, LESCH लैस निहान डिजीज़ बोल लो, या इसको बोल सकते हो आप सिंड्रोम। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं केले सिग्मिलर सिंड्रोम। ठीक है। आज हम इनके कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तीन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो आपका क्या है, लेस्नियान सिंड्रोम। सेकंड पढ़ेंगे गॉड डिजीज़। थर्ड पढ़ेंगे हम एडिनोसाइन डीएमाइनेज डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा। तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, गेट के लिए। तो पूरा वीडियो देखना। ठीक है। आ जाओ। तो लैस निहान सिंड्रोम या कैली सिगवेल मिलर सिंड्रोम, ये होता क्या है एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले देखो इसको हम जेनेटिक्स से कनेक्ट करते हैं। जेनेटिक्स के अंदर क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ क्या है। ठीक है। मतलब वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड आपका क्या नाम है, अगर डोमिनेंट है, आपका आपका ऑटोसोमल है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि डिजीज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लैस निहान सिंड्रोम है, या हम इसको बोल रहे हैं आपका कैली सिगमिलर सिंड्रोम है, ये क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर जैसे कि ICMR क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लास्निहान डिजीज, इट इज़ एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज, इट इज़ एक्सलिंग डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो हमें पता हो तो हम डायरेक्ट हिट कर सकते हैं, हमारा नंबर अपन गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज डिसऑर्डर है। तो एक्सलिंग से ही हमें समझ में आता है कि मेनली अकर इन मेल। ठीक है। क्यों मेल के अंदर होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ पे ये नोट कर लिया। सेकंड देखो क्या है, तो यहाँ पे क्यों होती है एक्सलिंग रिसेसिव और ये लेस्नियन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनबोर्न एरर होता है किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ क्या है, इनबोर्न मतलब जन्म से ही एरर है किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। ठीक है। मतलब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर आपका एरर आ रहा है या उसके अंदर मिस्टेक है तो आपका लेस्नियन सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इनबोर्न एरर हो रहा है, तो ये क्या अफेक्ट करेगा, तो दैट अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू ब्रेक डाउन एंड बिल्ड प्यूरिन। मतलब ये क्या करके जा रही है, आपके प्यूरिन को बनाने में या उसको ब्रेक डाउन में थोड़ा अफेक्ट आएगा। तो कैसे, मैं लिख देता हूँ, दैट अफेक्ट द बॉडीज
एबिलिटी टू ब्रेक डाउन एंड बुल्ड प्यूरिन। डन है यहाँ पे। अब देखो ये भी कैसे होगा, ये भी हमें थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे अपन आपका है ना प्यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, कैसे हम ब्रेक डाउन कर पाएंगे क्या होगा इसके अंदर, तो अभी देख लेते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने प्यूरिन बायोसिंथेसिस के प्यूरिन के दो पाथवे बताए थे, प्यूरिन बायोसिंथेसिस के दो पाथवे बताए थे। एक तो मैंने बताया था दे नेवो पाथवे, एक मैंने बताया था दे नेवो बायोसिंथेसिस, ठीक है। और एक सेकंड मैंने बताया था आपको सॉल्वेज, जो कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में लेके चला था, ठीक है। सॉल्वेज देखो मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर इनकेस किसी बच्चे ने ये वीडियो अगर हम नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है और डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहा है, तो ये टॉपिक बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि ये जो डिजीज पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर मैं पार्ट 5th 6th कनेक्ट करूंगा, 5th 6th 7 कनेक्ट करूंगा, तो आपको वो देखना जरूरी है। 1 2 3 4 5 मत देखो, 5 6 7 मतलब प्यूरिन का बायोसिंथेसिस, प्यूरिन का डिग्रेडेशन एंड सॉल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड रेगुलेशन ऑफ प्यूरिन, ये आपको आना चाहिए। ये अगर तीन टॉपिक अगर आपके लास्ट के 3 लेक्चर इसी के ऊपर थे, तो वो अगर आपको आता है तो आप इजीली इसको समझ पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी, ठीक हो। तो प्यूरिन सिंथेसिस के मैंने आपको दो पाथवे बताए थे, दे नेवो सिंथेसिस वाला पाथवे, एक था मेरा सॉल्वेज पाथवे। सॉल्वेज के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जो मतलब जो परफॉर्म हो चुके हैं आपके जो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो परफॉर्म होने के बाद अगर हम कहते हैं जो डिग्रेड हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट हो रहा था न्यूक्लियोसाइड के अंदर एंड न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो रहा था बेस के अंदर। तो वो बेस क्या होंगे, वापस से परफॉर्म कर लिए जाएंगे, उनको ही हम वापस से क्या करके जाएंगे, रिकवर करेंगे और वापस से उसको रीअटैच कर देंगे, किसके साथ में, पीआरपीपी के साथ में, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट के साथ में, ठीक है। अगर आप अटैच कर दोगे तो वापस से बेस प्लस में पीआरपीपी से हम क्या बना लेंगे, न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, ठीक है। ये सॉल्वेज पाथवे कह रहा था। अब देखो ये होता कहाँ है, सबसे पहले सॉल्वेज पाथवे मेनली अकर इन, सॉल्वेज पाथवे कहाँ होगा, ये होता है ब्रेन के अंदर। कहाँ होता है, ब्रेन के अंदर। मतलब ब्रेन बोल रहा है कि मैं डे नेवो बायोसिंथेसिस नहीं कर रहा, मैं न्यूक्लियोटाइड का जो बायोसिंथेसिस है वो मैं क्या डे नेवो बायोसिंथेसिस के थ्रू नहीं करता हूँ, मैं सॉल्वेज पाथवे के थ्रू करता हूँ। मतलब जो परफॉर्म हो चुके थे न्यूक्लियोटाइड, उन्हीं को वापस से क्या करना है, आपको रिकवर करना है एंड रीअटैच करना है पीआरपीपी के साथ में। तो वो पाथवे कहाँ चल रहा है, सॉल्वेज पाथवे के थ्रू प्यूरिन सिंथेसिस कहाँ चल रहा था, ब्रेन के अंदर हो रहा था। तो ब्रेन के अंदर चल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि सॉल्वेज पाथवे में जो एंजाइम काम में आ रहे थे एपीआरटी एंड एचजीपीआरटी, अगर मैं इसकी डिफिशियंसी कर दूं तो भाई साहब सॉल्वेज पाथवे नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस्नियन डिजीज के अंदर ऐसा ही कुछ चलता है, तो मैं लिख देता हूँ। तो सॉल्वेज पाथवे, तो यहाँ पे क्या होता है लेस्नियन डिजीज के अंदर, लेस्नियन डिजीज के अंदर होता है लैक ऑफ, या मैं लिख सकता हूँ डिफिशियंसी ऑफ सॉल्वेज एंजाइम। तो सॉल्वेज एंजाइम कौन सा था, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफरेज, फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, मतलब इसको हम बोल रहे थे एचजीपीआरटीज, ये बोला था हमने। अब देखो अगर मैं इसकी डिफिशियंसी कर देता हूँ या इसके अंदर ये अगर लैग है, ठीक है, मतलब हमारे पास अगर एचजीपीआरटी नहीं है तो क्या होगा, सॉल्वेज पाथवे नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं लिख देता हूँ, द ब्रेन इज स्पेशली dependent on सॉल्वेज पाथवे। मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारा सॉल्वेज पाथवे चलता है, और सॉल्वेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, डिजीज कोस करके जाएगा। कौन सी डिजीज है, लेस्नियन डिजीज, या बोल सकता हूँ लेस्नियन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एंड दिस में अकाउंट फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब किसको करके जा रहा है, ट्रिगर कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, अकाउंट फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सीएनएस, ठीक है। अगर सीएनएस को करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीएनएस है वो ही क्या हो रहा है, डैमेज हो जाता है,
ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज इन किसके अंदर होगा, चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि इनबॉर्न डिजीज है ना, इनबॉर्न डिजीज है तो बचपन स्टार्टिंग से ही है। तो ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चिल्ड्रन के अंदर है, तो इसके वजह से क्या होगा, कॉजिंग ऐसा बच्चा क्या होगा, पुअरली कोऑर्डिनेट कर पाएगा किसी के साथ भी, तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड पुअरली कोऑर्डिनेटेड एंड मेंटली रिटार्डेड होगा ये, ठीक है, पुअरली कोऑर्डिनेटेड एंड मेंटली रिटार्डेड, मतलब ऐसा बच्चा क्या होगा, पुअरली कोऑर्डिनेटेड होगा और मेंटली रिटार्डेड होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अगर ब्रेन के अंदर आपका क्या है चल रहा है, सॉल्वेज पाथवे चल रहा है और सॉल्वेज एंजाइम अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो आपका डीएनटीपी जो है आपका, मतलब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ब्रेन के अंदर, जिसके वजह से क्या होगा, आपका सीएनएस क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों का अगर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डैमेज है तो वो बच्चे क्या होंगे, पुअरली कोऑर्डिनेटेड होंगे और मेंटली रिटार्डेड होंगे, ठीक है। एंड ऐसे बच्चे क्या करेंगे, ऐसे बच्चे क्या करके जाएंगे, ये क्या करके जाएंगे, एक्सट्रीमली, ये क्या होंगे, एक्सट्रीमली हॉस्टाइल एंड शो कंपल्सिव सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे, इनके पास क्या, ये क्या करके जाएंगे, ये अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे, इनके पास क्या टेंडेंसी होगी, खुद को नुकसान पहुंचाएंगे ये, मतलब क्या करते हैं, ऐसा जो लैस नियान वाले डिजीज वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद को ही बाइट कर लेते हैं, या तो उनके नाखून क्या है, उनकी आदत होती है वो नाखून खाएंगे, और नाखून ऐसा खाएंगे कि उनके यहाँ पे ब्लड आने लग जाएगा, ठीक है, और एक क्या होगा, वो अपने आप को बाइट करने लग जाएंगे, और एक क्या होगा, जितने भी जॉइंट होता है ना अपने जैसे बॉडी के अंदर, यहाँ पे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया अपने, ठीक है, अपने कोनी हो गई, ठीक है, अपने टॉयज हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको क्या होता है, पेन होता है, जॉइंट पेन होता है बहुत गंदा वाला, ठीक है, और वो क्यों होता है वो भी हम देखेंगे कि जॉइंट पेन ही क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ वो भी रीजन, ठीक है। अब देखो क्या है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी होगी इनकी। अब देखो क्या है, इसके अंदर क्या है, एक चीज़ और मैं आपको बताया, जेनेटिक्स मैंने कनेक्ट किया है, तो जेनेटिक्स से मैं कनेक्ट करा था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो एक्स लिंक्ड अगर आपका क्या है, रिसेसिव है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एचजीपीआरटी एंजाइम की डिफिशियंसी है, सबसे पहली बात है, एचजीपीआरटी एंजाइम की डिफिशियंसी है, तो एचजीपीआरटी एंजाइम की जो जीन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जीन का प्रेजेंट है, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एचजीपीआरटी जीन located on the Y क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम के ऊपर है, तो मतलब समझ जाओ कि वाई क्रोमोजोम मतलब, वाई क्रोमोजोम किसके पास है, मेल के पास है, फीमेल के पास तो क्या है, एक्स एक्स क्रोमोजोम है, मेल के पास क्या है, एक एक्स क्रोमोजोम है, एक वाई क्रोमोजोम है, मतलब ये मेनली किसको अफेक्ट करेगा, ये मेल चिल्ड्रन को करेगा, या मेल को करके जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये किसको करके जा रहा है, एक्सक्लूसिवली इन मेल चिल्ड्रन, क्योंकि वाई क्रोमोजोम पर है, अगर इस क्रोमोजोम के अंदर, इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो ये जीन क्या कर नहीं पाएगी, एचजीपीआरटी एंजाइम नहीं बना पाएगी, और एचजीपीआरटी क्योंकि जीन क्या है, अगर मैं नॉर्मल बताना चाहूँ तो ये, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा डीएनए है, और डीएनए पर यहाँ पे क्या है, एचजीपीआरटी की जीन है, और एचजीपीआरटी ये मेरा डीएनए है, ठीक है, और ये मेरी क्या है, जीन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआईएनए बनेगा, ठीक है, एमआईएनए बनने के बाद जब इसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो ये प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन से क्या बनेगा हमारा, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम का फॉर्मेशन होगा एचजीपीआरटीज, मतलब हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की। अब मैं बोलूं कि इसके अंदर मैं म्यूटेशन क्रिएट कर दूं, अगर मैं, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ये तो क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, बट अगर मैं इस जीन के अंदर एचजीपीआरटी के अंदर म्यूटेशन क्रिएट कर दूं, मैं यूँ दिखा देता हूँ, म्यूटेशन है, तो क्या ये इसका ट्रांसक्रिप्शन, मे भी इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए, पर क्या एंजाइम ऐसा ही बना पाएगा, नहीं, तो इसके अंदर म्यूटेशन होने के भी अगर देखा जाए, रिसर्च पेपर उठाओगे तो 100+ रीजन है कि हाँ, कि आपका क्या म्यूटेशन, क्यों म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर म्यूटेटेड है तो क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी एंजाइम, मतलब ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल सेल है, और ये क्या है, ये म्यूटेटेड है,
और ये क्या क्रोमोजोम डीएनए, ये क्रोमोजोम बना रहे हैं, ये वाई क्रोमोजोम है, तो वाई क्रोमोजोम में प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पे किसके अंदर होगी, मेनली इन मेल के अंदर होगी। अब देखो क्या होता है, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि अगर मेरे बॉडी के अंदर एच नहीं है, तो देखो मैंने आपको सॉल्वेज पाथवे पढ़ाया था, तो सॉल्वेज पाथवे में मैं क्या बताया था, देखो हाइपोजेंथिन था, हाइपोजेंथाइन, ठीक है, हाइपोजेंथिन इज कन्वर्ट इनटू हाइपोजेंथिन बेस था, ठीक है। हाइपोजेंथिन क्या था, एक तरह से हमने देखा था कि बेस था। तो हाइपोजेंथिन जब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, हाइपोजेंथिन क्या होता है, एच एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्या आता है, PRPP, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अगर मैं इसमें एक फास्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट एडिट कर दूँ हाइपोजेंथिन के साथ में, तो मैंने क्या बनाया था पिछले लेक्चर में आपको बताया है मैंने, ये डायग्राम के साथ में आइनोसिनेट, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अपन ने पिछली बार मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने इसके डायग्राम देख चुके हैं, ठीक है। केमिकल फॉर्मेशन अपन देख चुके हैं, क्या नेचर था इसका, ठीक है। तो हाइपोजेंथिन विद द हेल्प ऑफ PRPP और विद द हेल्प ऑफ HPRT एंजाइम कन्वर्ट इनटू आइनोसिनेट, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एंड गुआनाइन प्लस में PRPP with the help of HGPRTase enzyme that is convert into guanylate, ठीक है। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ GMP। अब देखो क्या है, अब अगर HGPRT एंजाइम की डिफिशियंसी हो रही है, तो यहाँ पे क्या नहीं बना पाएंगे हम, इस सेल के अंदर क्या नहीं बनेगा, ब्रेन के अंदर क्या नहीं बनेगा, ब्रेन के अंदर IMP का फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्रेन के अंदर GMP फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको पता है कि अपन अगर IMP बना लिया है, तो IMP से हम GMP बना सकते हैं, IMP से हम AMP बना सकते हैं। ये पाथवे भी हम पढ़ चुके हैं प्यूरिन के अंदर, ठीक है, प्यूरिन बायोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो अगर IMP अगर है ही नहीं, IMP नहीं बना पा रहे हैं, तो अपन GMP नहीं बना पाएंगे, AMP नहीं बना पाएंगे। बट APRT एंजाइम के प्रेजेंस में एडेनोसिन तो बना लेंगे अपन, बट इस सेल के पास में क्या नहीं होगी, GMP नहीं होंगे, IMP नहीं होंगे। तो क्या होगा, अब ऐसा अगर किसी सेल के पास में, अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोटाइड की कमी आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और बच्चा क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है इसके अंदर, अगर अब देखो, अगर मैं क्या बोल के जा रहा हूँ, सॉल्वेज पाथवे, सॉल्वेज एंजाइम इज नॉट फॉर्म्ड या नॉट वर्क, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारे पास PRPP है ना, उसकी कंसंट्रेशन, इस PRPP की कंसंट्रेशन है ना ज़्यादा हो जाएगी। मतलब क्या होगा, फास्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट, इसको मैंने क्या बोला था, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। अब ये क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी PRPP की, क्योंकि ये PRPP क्या आया था, ये आपकी गुआनाइन है, हाइपोजेंथिन के साथ में ऐड हो रहा था। बट अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि PRPP अगर अपन फ्री फॉर्म में बैठा है, बहुत सारे कंसंट्रेशन बैठा है, तो क्योंकि क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सॉल्वेज एंजाइम है ही नहीं, हाइपोजेंथिन नहीं है, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोट्रांसफरेज HGPRT होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोजेंथिन को यूज में लेकर के ये क्या करता, IMP में फॉर्म कर लेता, या गुआनाइन है वो क्या करता, गुआनाइलेट के अंदर GMP के अंदर फॉर्म हो जाता। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि एंजाइम ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेसिस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, एंड किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, PRPP की, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड डाउन हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, PRPP होगा। तो PRPP क्या करके जाएगा, ये क्या करके जाएगा उस कंडीशन में, और आपका डे नेवो सिंथेसिस को क्या करके जाएगा, स्टार्ट करना चाहेगा, किसको, दे नोवो सिंथेसिस जो पाथवे होगा, क्योंकि सॉल्वेज पाथवे नहीं चल रहा है, तो दे नोवो सिंथेसिस वाला पाथवे चलेगा, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा हो रहा है, तो दे नोवो पाथवे के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि दे नोवो पाथवे में जब हम प्यूरिन सिंथेसिस करते हैं, तो वो प्यूरिन क्या होगा, अगर मैं बोला दे नोवो सिंथेसिस किसका, प्यूरिन का, तो प्यूरिन का क्या होगा, डिग्रेडेशन भी होगा। प्यूरिन डिग्रेड हुए थे, तो पहले क्या हुए थे, वो बेस को हम किस काम में ले रहे थे, सॉल्वेज के काम में ले रहे थे, सॉल्वेज पाथवे में काम में ले रहे थे। बट हम अब सॉल्वेज पाथवे चला ही नहीं पा रहे, तो प्यूरिन क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगी, जब डिग्रेडेशन होगा, प्यूरिन का जब डिग्रेडेशन होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको बताया था मैंने, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, एंड प्रोडक्ट था यूरिक एसिड, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड बन जाएगा। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड होगा, तो ये यूरिक एसिड क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता है, कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, जितने भी आपकी ये यूरिक एसिड क्या होता है, जितने भी आपके जॉइंट्स होंगे ना, या मैं बोल सकता हूँ किडनी है,
किडनी है, किडनी इसके अंदर क्या होगा, डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के अंदर होगा, सोडियम यूरेट। किस फॉर्म में होगा, सोडियम यूरेट फॉर्म के अंदर ये डिपॉजिट हो जाएगा। अब सोडियम यूरेट की कंसंट्रेशन कहाँ पर है, जॉइंट के अंदर, यहाँ पे ये जॉइंट है ना, हमारे जॉइंट के अंदर है, हमारे जॉइंट के अंदर है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ किडनी के अंदर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत गंदा वाला पेन होगा आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल होंगे ना, क्रिस्टल बोल सकता हूँ, क्रिस्टल्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, जॉइंट के अंदर और किडनी के अंदर, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपको क्या होगा, आपके पेन बहुत मतलब क्या होगा, पेन होगा। पेन कहाँ पे होगा, आपके सोडियम में, सॉरी कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर होगा, ठीक है। इसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है, तो मे बी वो बच्चा ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा, वो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। अब देखो क्या है, एक और चीज़ है, तो डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट्स लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी इट्स लीड्स टू, क्या लीड्स कर रही है, एक तरह से हम बोल सकते हैं विचित्र लक्षण होते हैं ना, मतलब बहुत अजीब से लक्षण, मतलब करेक्टर्स है ना बच्चों के अंदर दिखेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं हम क्या, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा, विचित्र टाइप के हमको अलग से है ना लक्षण दिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बच्चा क्या है, इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसकी डिफिशियंसी से हम क्या और क्या डिजीज हो सकती है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो इसकी डिफिशियंसी ऑफ एचजीपीआरटी से, डेफिशियंसी ऑफ एचजीपीआरटी एंजाइम, तो ये देखो जो गॉट डिजीज थी ना, उसके अंदर भी क्या होता है, आपकी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा गॉट डिजीज अभी आने वाले टाइम में। तो देखो इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो इसकी वजह से क्या होगा, गॉट लाइक सिम्टम्स, गॉट लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं। सेकंड हम बोल सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, जॉइंट पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, किडनी के अंदर क्या होगा, किडनी के अंदर स्टोन्स हो जाएंगे, क्योंकि सोडियम यूरेट डिपॉजिट फॉर्म में बैठा हुआ है, तो किडनी स्टोन्स हो सकती है। और ऐसा बच्चा क्या करके जाएगा, खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा, तो कैसे करेगा, सेल्फ म्यूटिलेशन, बाय क्या करेगा, खुद को ही खाएगा, बाइटिंग ऑफ देयर फिंगर, अपनी उंगलियां खाएगा, देयर फिंगर, ठीक है, या खाएगा अपना टोज, ठीक है, या खा सकता है क्या, लिप्स, ठीक है। गूगल पे बहुत अच्छी अच्छी फोटो दे रखी है इसकी, आप चाहो तो उसको देख भी सकते हो, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा बच्चा क्या करता है, अपने या तो फिंगर यहाँ पे अपने बाइट करने लग जाएगा, टोज खाएगा, या मैं बोल सकता हूँ अपने नाखून, नेल्स क्या है, ये इतना पूरा खा जाएगा, यहाँ पे ब्लड निकलने लग जाएगा एक तरह से, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ क्या हो सकता है आपका, मेंटल, मैंने बोल ही दिया, मेंटल रिटार्डेशन, या क्या हो सकती है, देखो स्वेलिंग हो सकती है जॉइंट्स के अंदर, या ऐसा बच्चा जब मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन में बैठा है, तो उसको अग्रेशन बहुत जल्दी आएगा, तो वो अग्रेशन वाली कंडीशन शो करेगा, सिम्टम शो करेगा, इम्पल्शन होगा, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि मसल टोन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, डिक्रीज मसल टोन्स, ठीक है। ये तो हमें क्या होंगे, ये तो हमें सिम्टम दिखेंगे। अगर कोई बच्चा, हम कैसे पहचानेंगे कि लास्नियन डिजीज है, तो हमें क्या करेक्टर्स शो होंगे, गोट लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, जॉइंट पेन हो सकता है, किडनी में स्टोन क्रिएट हो सकता है, वो खुद को खाएगा, एग्रेशन टाइप में शो करेगा, ठीक है, एंड मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन आएगी। अब देखो एक और चीज़ है कि अगर मुझे क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है, क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट में कैसे करके जाऊँगा, ट्रीटमेंट के लिए मुझे क्या, एक ड्रग होती है, ड्रग क्या होती है, इसका नाम होता है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या करती है, एलोप्यूरिनोल क्या करते हैं, यूज लेते हैं किसके लिए, आपके लैस्नियन सिंड्रोम के लिए भी लेते हैं, और गॉट डिजीज के लिए भी लेते हैं, ठीक है।
ये क्या करके जाती है, एलोप्यूरिनोल एक तरह से यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन थी ना, अभी हमने पढ़ा था कि यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अभी हमने देखा था ना कि अगर आपका सॉल्वेज एंजाइम के थ्रू सॉल्वेज एंजाइम काम नहीं कर रहा है, एचजीपीआरटी काम नहीं कर रहा है, तो आपके क्या होंगे, जो आपकी जो बेसिस पड़े थे वो वापस से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, रीपरफॉर्म नहीं हो पाएंगे, रीअटैच नहीं हो पाएंगे, वापस से रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो वो क्या करके जाएंगे, वो डिग्रेडेशन में जाएंगे। तो अगर वो डिग्रेडेशन में जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेनेवो प्यूरिन सिंथेसिस तो होगा, पीआरपीपी की कंसंट्रेशन हाई हो गई, तो पीआरपीपी की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो पीआरपीपी क्या करके जाता है, देखो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, एक एंजाइम आता है ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज, क्या, अमाइडो ट्रांसफरेज, ठीक है, हमने प्यूरिन बायोसिंथेसिस पढ़ा था। तो पीआरपीपी जो 5 फास्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा जीएआर के अंदर, ग्लाइसिन, मैंने बताया था ना ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या करके जा रहा है, एक तरह से पीआरपीपी, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, पीआरपीपी के ऊपर एक अमीनो ग्रुप अटैच कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, या तो ये कन्वर्ट हो जाता है, वैसे तो क्या 5 फास्फोराइबोसिल अमाइन, सॉरी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा, ये तो अपन नेक्स्ट रिएक्शन दे दी अपन ने, ये होगा 5 फॉस्फोराइबोसिल राइबोसिल अमाइन, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो अब आपका क्या होता है, पीआरपीपी होता है ना, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई है तो ये क्या करता है, किसके साथ में रिएक्शन शो करेगा, ये ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, जिसके वजह से क्या बन जाएगा आपका 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन, मतलब क्या बन जाएगा आपका पीआरपीपी कन्वर्ट हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हमने लिखा था पीआरए, मतलब क्या होगा, एक तरह से हमने देखा था कि राइबोसिल जो आपका था 5 फास्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट के ऊपर एक क्या होगा, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्या होगा बाद में, ये क्या करेगा, पूरा दे नेवो सिंथेसिस कर देगा, दे नेवो सिंथेसिस करेगा किसका, प्यूरिन का दे नेवो सिंथेसिस करेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, प्यूरिन तो बन रहा है, अब प्यूरिन डिग्रेड भी हो रहा है, पर डिग्रेड हो रहा है पर वो रिकवर नहीं हो पा रहे, दोबारा से रीअटैच नहीं हो पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिग्रेड होंगे तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यूरिक एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो वो क्या हो रहा है, उसे क्रिस्टल बन रहे हैं सोडियम यूरेट के, और कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, जॉइंट्स के अंदर, किडनी के अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत पेन होगा, ठीक है। तो ये एलोपिरिनोल होती है ना, ये क्या करती है, एक तरह से आपका जो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन होती है कम कर देती है। कैसे कम करती है, मैं अभी गॉट डिजीज के अंदर भी इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो ये क्या करती है, रिलीफ करती है कुछ ना, मतलब पेन को कम करती है, बट या मैं बोल लिख देता हूँ, देखो रिलीविंग सम ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक गोट, मतलब क्या करेगी, एक तरह से डिक्रीज करता है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड, बट एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका जॉइंट पेन होगा वो तो कम हो सकता है, पर क्या मेंटल रिटार्डेशन कम होगा, क्या वो बच्चा मेंटली सही हो पाएगा, नहीं। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है अभी तक, तो हम लिख देते हैं नो ट्रीटमेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, अभी तक कोई डिजीज अपने कोई ड्रग अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा पेशेंट की क्या होगी, पेशेंट क्या होगा, डेथ हो जाएगी, पेशेंट यूजुअली डाई, ठीक है, फ्रॉम किडनी फेलियर, उसकी किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो रिजल्टिंग फ्रॉम, क्यों हो रही है, रिजल्टिंग फ्रॉम हाई सोडियम यूरेट डिपॉजिट्स, समझ में आ गया। मतलब क्या होगा, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, देखो सॉल्वेज एंजाइम वापस मैं रिवाइज कर देता हूँ, लेस्नियन सिंड्रोम को हमने एक और नाम लिया था
सिग्मिलर सिंड्रोम भी बोला था। ठीक है, हमने क्या बोला था, फिर हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ये क्या होती है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, इनबोर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन के अंदर। ठीक है, क्या अफेक्ट करेगा क्या बॉडी के अंदर, ब्रेक डाउन एंड बिल्डिंग पावर और किसकी, प्यूरिन को बनाने में। प्यूरिन के हमने दो पाथवे पढ़े थे, एक तो डेनेवो सिंथेसिस के, एक सॉल्वेज पाथवे। तो यहाँ पे क्या आती है, डिफिशियंसी हो जाती है सॉल्वेज एंजाइम के अंदर। सॉल्वेज एंजाइम कौन सा था, हाइपोजेंसिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम बोलते हैं डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमें। और ये आपका जो सॉल्वेज पाथवे होता है वो चलता कहाँ है, वो चलता है आपका हमेशा ब्रेन के अंदर है। कहाँ चलता है वो, आपका ब्रेन के अंदर क्या होता है, सॉल्वेज पाथवे चलता है। तो सॉल्वेज ब्रेन के अंदर चल रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर सॉल्वेज एंजाइम में प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डीएनटीपीज नहीं होंगे, न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीएनएस क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सीएनएस डैमेज होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, बच्चे में क्या होगा, बच्चा पुअरली कोऑर्डिनेटेड कर पाएगा किसी के साथ भी। ठीक है, एंड मेंटली रिटार्डेड होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, एचजीपीआरटी वाली जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, वाई क्रोमोजोम पे होती है। वाई क्रोमोजोम किसके अंदर होता है, मेल के अंदर होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि मेनली इफेक्ट किसका होगा, मेल चिल्ड्रन, मेल वाले बच्चों को होगा। ठीक है, ऐसे हमने देखा था कि हाइपोजेंथिन है, विद द हेल्प ऑफ एचजीपीआरटी एंजाइम ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आइनोसिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ग्वानिन होता है, ग्वानिन ग्वानाइलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर एचजीपीआरटी नहीं है तो आइनोसिनेट एंड ग्वानाइलेट बन नहीं पाएंगे। तो कहाँ पे नहीं बन पा रहे, ब्रेन के अंदर नहीं बन पा रहे, तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड की कंसंट्रेशन थोड़ी डाउन हो जाएगी। जैसे डाउन होगी तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सॉल्वेज एंजाइम क्या हो रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा, प्यूरिन का जो आपका जो पीआरपीपी, जो फ्री पीआरपीपी है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि वो यूज ही नहीं ले पा रहे अपन सॉल्वेज पाथवे के थ्रू। तो क्या होगा, डे नेवो सिंथेसिस होगा प्यूरिन का। ठीक है, सॉल्वेज एंजाइम के थ्रू हो नहीं पा रहा। अब अगर उसका डे नेवो सिंथेसिस हो रहा है तो उसका डिग्रेडेशन भी होगा, और डिग्रेडेशन का हमें पता था कि एंड प्रोडक्ट क्या था, यूरिक एसिड था। यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पे, जॉइंट के अंदर और किडनी के अंदर। किस फॉर्म में, सोडियम यूरेट फॉर्म के अंदर, के सोडियम यूरेट के क्रिस्टल फॉर्म कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, हमने देखा था कि पीआरपीपी 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट क्या करता है, ये रिएक्शन क्या करता है, ये ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा, एंड क्या करके जाएगा, क्या बना लेगा, 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन बना लेगा। ये क्या होता है, ये 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन बाद में क्या करेगा, ग्लाइसिन के साथ में कनेक्ट होगा, देन ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आगे चलते चलते क्या होगा, डेनेवो सिंथेसिस करेगा। डेनेवो सिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, आपका प्यूरिन फॉर्मेशन होगा, तो प्यूरिन डिग्रेडेशन होगा, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो क्या होगा, पेन होगा। उसी कंडीशन में हमने देखा था कि डिफिशियंसी अगर एचजीपीआरटी की है तो क्या 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 आपको देखने को मिल रही है, क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो गोट लाइक सिम्टम देखने को मिल रहा है। गोट डिजीज में भी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है। ठीक है, जॉइंट पेन होता है, किडनी स्टोन्स हो जाती है, या सेल्फ क्या होगा, म्यूटिलेशन होगा। इस बच्चे के अंदर क्या होगा, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, कैसे, वो अपनी उंगली को खाएगा। ठीक है, टॉयज को खाएगा या लिप को काटेगा अपने। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगा, बच्चा थोड़ा पागल होगा, क्या उसके अंदर एग्रेसिव टाइप के उसके एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, देन इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा मसल टोन्स के अंदर। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, हम ड्रग दे सकते हैं एलोपिरिनोल। एलोपिरिनोल क्या करती है, ये क्या करती है, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन डाउन करती है, तो गोट डिजीज से थोड़ा क्या कर सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है, जॉइंट जो पेन हो रहे हैं उससे रिलीफ मिल सकता है। बट अगर हम देखें कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, क्या वो सही हो सकती है, नहीं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, बच्चे में जो मेंटल टाइप की जो कंडीशन दिख रही है, जो सिम्टम दिख रहे हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा पेशेंट क्या होगा, यूजली डाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किडनी फेल हो जाएगी, और रिजल्ट क्या होगा, हाई सोडियम यूरेट डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट डिजीज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट डिजीज क्या है, गोट डिजीज है। ठीक है, अब देखो, गोट डिजीज, अभी गोट डिजीज क्या होती है, देखो। ठीक है, देखो गोट डिजीज क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन या हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड है, तो आप पे क्या होगा, गॉट डिजीज शो होगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये अब तो हम क्या देख रहे हैं कि एज वी नो डेट कि इन ह्यूमन यूरिक एसिड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ यूरिन डिग्रेडेशन एंड इज एक्सक्रेटेड इन द यूरिन। ठीक है,
कि आपका क्या हो रहा है कि अगर हम देख जितना हम जानते हैं मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड का होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, प्यूरिन डिग्रेडेशन का। मतलब क्या था, जो प्यूरिन का डिग्रेडेशन होगा, प्यूरिन का या कैटाबोलिज्म ऑफ प्यूरिन देखा था, प्यूरिन। तो उसमें हमने देखा था कि क्या एंड में जो एंड प्रोडक्ट आ रहे थे आपके, एंड जो प्रोडक्ट आ रहे थे, तो एंड प्रोडक्ट क्या आ रहा था आपका, यूरिक एसिड। यूरिक एंड में क्या बन रहा था, यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड क्या करके जा रहा है, ये यूरिक एसिड मैंने आपको अभी जैसे लैस निहान में बताया था ना, वो का वही है लैस निहान, आपके गोट डिजीज की वजह से लैस निहान टाइप के सिम्टम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यूरिक एसिड क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ डिपॉजिट होगा, जॉइंट के अंदर होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेम्ड पेनफुल एंड एक कॉमन बीमारियां पड़ता है आर्थराइटिक्स। तो आर्थराइटिक्स भी इसी की वजह से होती है। आर्थराइटिक देखते हो ना टीवी पे बहुत सारे ऐड भी आते हैं, आर्थराइटिक्स है। तो आर्थराइटिक्स में क्या होता है, आर्थराइटिक्स में क्या होता है, जो आपके जो मेनली आप जो जिन जिनका आर्थराइटिक होता है उनके क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि आपके यूरिक एसिड होता है ना, यूरेट यूरेट क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है एज ए फॉर्म ऑफ सोडियम यूरेट। किस फॉर्म में होगा आपका यूरिक एसिड, ये सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, सोडियम यूरेट क्रिस्टल, ये क्या होते हैं आपके डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट के अंदर या किडनी के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जॉइंट्स के अंदर बहुत पेन होता है, या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर सूजन आ जाएगी, आपको स्वेलन मिलेगी जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, टो के अंदर। ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑफ, क्यों हो रही जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेम्ड पेनफुल एंड अर्थराइटिक्स, क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ insoluble सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। सोडियम यूरेट क्रिस्टल क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल होते तो डिपॉजिट ही नहीं हो पाते, तो इनसॉल्युबल होते हैं तो वो क्रिस्टल क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, तो बहुत पेन होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ वापस से, क्योंकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे एज इट इज नोट कर लेना, ताकि आपका क्या होगा, एक तरह से नोट्स भी बन जाएंगे। इससे बाहर कोई ना CSI ICMR ICR कुछ नहीं पूछेगा, इसी के इतना ही पूछेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, तो सोडियम यूरेट, मैं लिख देता हूँ यूरेट सोडियम यूरेट डिपॉजिट इन द किडनी, डिपॉजिट इन द किडनी एंड, और कहाँ क्या है, यूरेटर्स एज स्टोन। ठीक है, या तो आपका यूरेटर्स होगा उसमें होगा, या किडनी के अंदर एज ए स्टोन क्या होगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन क्या होगा, रेनल डैमेज हो जाएंगे, रेनल डैमेज एंड यूरिनरी, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, उसके अंदर भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, एक तरह से अगर इसकी जेनेटिक्स में देखें तो गोट डिजीज क्या है, ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अब गोट के अंदर भी अगर हम और डिटेल में जाएंगे ना, तो ये इसके भी टाइप है, टाइप 1 टाइप की गोट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, ऐसे गोट के भी टाइप्स हैं। ठीक है, मेनली किसको मिलेगी, प्रीडोमिनेंट किस में मिलेगी, प्रीडोमिनेंटली इन मेल्स के अंदर होती है ये। ठीक है, एंड देखो इसके वजह से क्या होता है, एक इसका अगर हम देखें गोट डिजीज के बारे में, हम अभी तक इतना ज़्यादा जान नहीं पाए हैं कि क्यों हो रही है गोट, बट एक रीज़न तो हम अच्छी तरह जानते हैं। कौन सा रीज़न है, अभी मैंने आपको बताया, लेस निहान। तो मैं लिख देता हूँ, वन वेल अंडरस्टूड cause in SGPRT deficiency,
अगर एजीपीआरटी एंजाइम की डिफिशियंसी हो रही है तो भी गोट हो रही है। तो ये कहाँ पे काम आ रहा था, ये आ रहा था अपने किसके अंदर, लैस नेहान सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, लैस-निहान सिंड्रोम में भी हमने देखा था कि अगर एजीपीआरटी की डिफिशियंसी हो रही है तो हमने देखा था कि पीआरपीपी क्या हो जाएंगे, पीआरपीपी क्या होंगे, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा, पीआरपीपी का एक्यूमुलेशन होगा। तो एक्यूमुलेशन होगा तो हम बोलेंगे कि क्या होगा, पीआरपीपी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दे नेवो फ्यूरिन बायोसिंथेसिस होगा, फ्यूरिन बायोसिंथेसिस होगा। और प्यूरिन का सिंथेसिस सिंथेसिस हो रहा है तो ब्यूरिन का डिग्रेडेशन भी होगा। तो इसके डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से क्या होगी, ये डिजीज कोज करेगी। अब देखो क्या इसी के यूरिक एसिड का यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ओवर प्रोडक्शन है, तो क्या एक रीज़न यही है एजीपीआरटी डिफिशियंसी, नहीं, और भी रीज़न है। क्या रीज़न है, तो वो हम देख लेते हैं कि एजीपीआरटी, चलो एक तो रीज़न पता चल गया कि हाँ यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई क्यों हो रही है, क्योंकि आपके एजीपीआरटी डिफिशियंसी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, साल्वेज पाथवे काम नहीं कर पा रहा है, और क्या हो रहा है, डे नेवो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन हो रहा है। तो देने वो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन होगा, तो जब डिग्रेडेशन हो रहा है तो वो क्या होंगे, बेसेस होंगे, न्यूक्लियोसाइड होंगे, वो क्या होंगे, वापस से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो वो उनका डिग्रेडेशन कंप्लीटली होगा, तो वो क्या बनाएंगे, यूरिक एसिड बना के जाएंगे। ठीक है, एक तो रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन क्या है, देखो सेकंड रीजन देखो क्या है, लिख देता हूं, द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो अपन पीपीपी पाथवे में हम नॉर्मली देखने को मिलता है अपन कि एक एंजाइम है कि आपके कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए, मैं लिख देता हूँ, यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, कोज्ड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंसी। अब इसी से एक नाम और याद आ रहा है, अपन जब ग्लाइकोजन पढ़ते हैं ना, तो ग्लाइकोजन में भी आपको क्या होता है, मैं आपको मेनली पढ़ाता हूँ बच्चों को, जो मेरी जो नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं उनको मैं बताता हूँ कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम डिफिशियंसी कहाँ काम आती है। ये इसकी वजह से क्या होता है, एक अपन ग्लाइकोजन में देखने को मिलता है, तो ये क्या होती है, इसकी वजह से डिजीज क्रिएट होती है, इसको हम बोलते हैं वॉन ग्रिक डिजीज, वॉन ग्रिक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट इज नॉट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज 1 फास्फेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका यूडीपी ग्लूकोज नहीं बनेगा, यूडीपी ग्लूकोज नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉन ग्रिक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम डिफिशियंसी हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम डिफिशियंसी हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, किसका, इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट का नंबर इंक्रीज होगा। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट कहाँ जा रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जाऊंगा किसके अंदर, पीपीपी पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर जाऊंगा मैं। तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, देने वो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन, तो उसमें मैंने लिखा था कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट इनटू 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन, देन ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आपका 6 फास्फोग्लूकोनेट, देन ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन, 6 फास्फोग्लूकोनोलैक्टोन से क्या होगा, 6 फास्फोग्लूकोनेट, 6 फास्फोग्लूकोनेट से क्या बनेगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, राइबोलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनाएंगे हम, 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट, PRPP। ठीक है, आप क्या देखोगे, इसके लिए लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, लेक्चर नंबर देने वो बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडिन।
ठीक है, शायद सेकंड नंबर का लेक्चर था ये, पार्ट सेकंड पे। ठीक है, तो पीआरपीपी क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन में है, तो पीआरपीपी बोल के जा रहा है कि मैं क्या करके जाऊंगा, मैं सिंथेसिस करूंगा वापस से, किसका, मैं वापस से अगर राइबोस 5 फॉस्फेट से हम क्या बनाएंगे पीआरपीपी, तो देने वो, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पीआरपीपी है तो देने वो प्यूरिन सिंथेसिस होगा, प्यूरिन सिंथेसिस होगा। और प्यूरिन का अगर सिंथेसिस हो रहा है, प्यूरिन का सिंथेसिस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्यूरिन का डिग्रेडेशन भी होगा, प्यूरिन डिग्रेडेशन भी होगा। और प्यूरिन डिग्रेडेशन होगा तो क्योंकि हमें पता है कि आपका प्यूरिन डिग्रेडेशन में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड क्या होगा, ये यूरिक एसिड क्या करके जाएंगे, ये क्या करके जाएंगे, ये एक तरह से सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाएंगे, क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, ये इसके क्रिस्टल डिपॉजिट होंगे कहाँ पे, जॉइंट्स के अंदर, या और कहाँ पे, किडनी के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, किडनी क्या हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगी, और ये बंदा क्या हो जाएगा, ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। समझ में आया। तो अब क्या है, ये तो हमने देख लिया कि गोट डिजीज क्यों हो रही है, या तो हम बोल सकते हैं कि एचजीपीआरटी एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाए तो हो रही है। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर सकते हैं किससे, लैस्नियान सिंड्रोम से। क्या हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, किससे, हम कर रहे हैं पीपीपी पाथवे से कनेक्ट। कैसे कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड कोज्ड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डिफिशियंसी। ठीक है, वॉन ग्रिक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू 6 phosphogluconolactone, 6 phosphogluconate gluconolactone is converted into 6 phosphogluconate, then ribulose 5 phosphate, then ribose 5 phosphate, देन राइबोस 5 फॉस्फेट से हम क्या बना लेंगे, पीआरपीपी बना लेंगे। पीआरपीपी से क्या करेंगे, पीआरपीपी क्या करके जाएगा, देन वो प्यूरिन सिंथेसिस करके जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका बाद में डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन होगा तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक तरह से क्या है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कैसा बन रहा है, कैसे हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है, कैसे ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। और ये बात और देख लेना कि जो आपका जो अगर एचजीपीआरटी एंजाइम के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, क्या मैं बोल के जा रहा हूँ कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस होता है वो नॉर्मल कंडीशन से 200 गुना ज़्यादा होता है, या हम बोल सकते हैं 100 फोल्ड ज़्यादा हो गया, या 200% ज़्यादा होता है। कि नॉर्मल अगर एक प्यूरिन पाथवे चल रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे एचजीपीआरटी एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, या मैं बोल के जा रहा हूँ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस हो रहा है, कौन सा, देने वो प्यूरिन सिंथेसिस, वो 200% इंक्रीज हो जाता है, या आपकी बुक में देखोगे कि 100 फोल्ड इंक्रीज एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, इतने ज़्यादा आपके क्या होता है, प्यूरिन बनने लग जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्यूरिन बनेंगे उतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका यूरिक एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसके किसके ऊपर, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो देखो गोट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एक ड्रग मैंने बताई थी, कौन सी, ट्रीटमेंट के लिए मैंने बताए थे ड्रग का नाम था क्या, एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या होती है, ड्रग होती है। ठीक है, वो क्या करके जाती है, एक तरह से ये एलोप्यूरिनोल क्या करती है, ये यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को क्या करती है, कम करती है। कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये एलोप्यूरिनोल क्या होता है, ये एक तरह से क्या होता है, एलोप्यूरिनोल मैं लिख देता हूँ, एलोप्यूरिनोल इज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन। ये किसका स्ट्रक्चर एनालॉग होता है, हाइपोजेंथिन का। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, तो इनके अंदर इंटरचेंज होता है, विथ इंटरचेंज यहाँ पे जो N7 एंड C8 पोजीशन में इंटरचेंज होता है। मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसका। अब देखो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने कई बुक्स पढ़ी है इसके लिए। ठीक है, JL जैन वाली बुक भी पढ़ी है, आपका ये आपकी लैनिंजर भी पढ़ी है। तो दोनों के अंदर देखो एलोप्यूरिनोल इज स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन। बट मैंने एक पाथफाइंडर वाली बुक थी, उसको भी मैंने देखा। उन्होंने क्या है, बस हल्की सी उन्होंने एक मिस्टेक करके, बुक बहुत अच्छी है बट उसमें गलती क्या है, उसमें कई जगह ऐसी गलती दिखी है जो बच्चे कैच नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि अगर किसी बुक में गलती भी होगी तो वहाँ पे लिख रखा है एलोप्यूरिनोल इज अ स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ जेंथिन। अगर आपके मेरे पास कोई एडिशन पुराना हो, नया एडिशन में उन्होंने सही कर दिया हो, 5th एडिशन में गलतियाँ है। आप जब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म निकालोगे तो लास्ट उसके अंदर मिलेगा आपको ये
कौन सा, गॉट डिजीज। गॉट डिजीज में वहाँ पे लिख रखा है एलोपिरिनोल इज अ स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ जैंथिन, तो वहाँ पे उसको काट करके आपके लिख दोगे हाइपोजेंथिन लिख देना, क्योंकि अगर आप इसको कनेक्ट देखोगे जेएल जैन से कनेक्ट करोगे, या आप किसके अंदर देखोगे, लेनिंजर में देखोगे, और 2-3 अच्छे बुक देखोगे, तो उसके अंदर क्या लिख रखा है, उसमें ये लिख रखा है कि एलोपिरिनोल इज अ स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन। अब ये भी बताऊंगा कि हाइपोजेंथिन के साथ में कैसे स्ट्रक्चर एनालॉग है, ताकि बच्चे समझ जाए। ठीक है, तो बुक जो भी पढ़ रहे हो, या तो आप ऑथेंटिक बुक पढ़ो, अगर आप कोई सी इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ रहे हो तो एक बार उनको क्या करोगे, ऑथेंटिक बुक के साथ में कोई भी टॉपिक आप उनसे पढ़ लो एज ए बेस, देन उसको क्या करो, कवर करो किससे, एक अच्छी बुक से कवर कर लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो अगर क्वेश्चन आ गया आईसीएमआर में ही क्वेश्चन आ गया, आईसीएमआर पूछ लेता है कि एलोपिरिनोल इज स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ जैंथिन हाइपोजेंथिन, या कुछ भी पूछ ले, देन आप क्या लिखोगे, आप तो अगर आपने पाथफाइंडर पढ़ रखी है तो आप क्या लिख दोगे, आप जैंथिन लिख दोगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में थोड़ा, उसके बाद उसके अंदर भी देखो, देखिए ये एक बुक है, 5th एडिशन है, इसके अंदर एक मिस्टेक दे रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, इन्होंने क्या दिख रखा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, इन्होंने लिख रखा है कि आपका एलोपिरिनोल दिस ड्रग हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू जैंथिन, मतलब ये बोल रहा है कि दिस ड्रग इज, ये देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इन्होंने लिख रखा है दिस ड्रग हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू जैंथिन, ठीक है, एंड एक्ट बाय इनहिबिटिंग, देखो ये दिख जाएगा आपको, बाय एक्ट इनहिबिटिंग द एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज, जबकि ये क्या हो गया, ये गलत चीज़ हो गई। ठीक है, मैं आपको और सही कर देता हूँ इसको, एक मिनट को। ठीक है, ये तो आपने देखो पाथफाइंडर में दे रखा है कि एलोपिरिनोल है, गॉट डिजीज है, गॉट डिजीज में एलोपिरिनोल दे रखा है, दिस ड्रग हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू जैंथिन। ठीक है, मैं आपको लेनिंजर भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये लेनिंजर है, ठीक है, लेनिंजर में यहाँ पे देखो दे रखा है एलोपिरिनोल एंड इनहिबिटर ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज, यहाँ पे दे रखा है हाइपोजेंथिन इज द नॉर्मल सबस्ट्रेट ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज, ओनली ए स्लाइट अल्टरनेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोजेंथिन, मतलब स्लाइट अल्टरनेशन हुआ है, हल्का सा चेंज हुआ है किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोजेंथिन के अंदर। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, इनके हाइपोजेंथिन कन्वर्ट इनटू एलोपिरिनोल। ठीक है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये एक आपकी कौन सी हो गई, आपके लेनिंजर है। मैं दूसरी बुक भी दिखा देता हूँ, ये देखो ये एक और बुक है, फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जेएल जैन वाली। इन जेएल जैन के अंदर भी इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने यही दे रखा है, ये देखो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि मेजर एलिविएशन ऑफ द सिम्टम इज provided by the drug allopurinol, a structure analog of hypoxanthine that strongly inhibit xanthine oxidase, the enzyme that catalyze the conversion of purines and uric acid। ठीक है, तो यहाँ पे भी है, और एक और बुक में दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ की आपको कंफर्मेशन दूंगा, 3-4 बुक में अपन अच्छी अच्छी बुक में अपन देखेंगे। देखो ये एक और बुक है, इसके अंदर भी दे रखा है, गोट में बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एलोपिरिनोल, ए हाइपोजेंथिन एनालॉग विथ इंटरचेंज N7 and C8 पोजीशन। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही बुक में से पढ़ के या एक नॉर्मल चीज़ पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पढ़े, तब जाके मैं आपको ये टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, इन केस अगर आप कोई भी बुक लें तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन क्या होता है, सिलेक्शन में डिले कर देता है, आपके सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मे बी ये क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एलोपिरिनोल विच इज स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ, देन वहाँ पे लिखा आ जाए हाइपोजेंथिन जैंथिन, देन आप क्या टिक करोगे, अगर आपने पाथफाइंडर पढ़ रखी है तो आप जैंथिन टिक कर दोगे, अगर आपने अच्छी बुक पढ़ रखी है देन आप हाइपोजेंथिन टिक करोगे। तो जैंथिन वाला बच्चा सोचेगा मैंने तो सही करा था, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बुक में भी गलतियाँ हैं, मे बी इन्होंने सही कर दी हो, क्योंकि अभी 6-7 एडिशन आ गए हैं, तो मे बी उसमें ठीक हो, पर आप क्रॉस चेक कर लेना, गलत है तो आप सही कर लेना। आओ अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो एलोपिरिनोल इज ए स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ हाइपोजेंथिन विद इंटरचेंज N7 and C8 पोजीशन। डन है यहाँ पे, तो अपन क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसे इंटरचेंज होता है, या इसके बारे में थोड़ा और लिख देता हूँ। ठीक है, दैट ये क्या करके जाएगा, अभी अपन ने देख ही लिया बुक में भी, दैट स्ट्रांगली इनहिबिट, ये क्या करके जाता है, इनहिबिट करता है, दैट स्ट्रांगली इनहिबिट्स जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। और ये जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है, that catalyze the conversion of purine to uric acid।
मतलब क्या होता है आपका, ये जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो कैटेलाइज करता है आपका किसको, आपका किससे, आपका प्यूरिन से यूरिक एसिड बनाने में। ठीक है, जब हम क्या करते हैं डिग्रेडेशन पढ़ते हैं, मैंने इससे पहले जो लेक्चर बताए थे पार्ट शायद 6 में होगा, तो उसके अंदर मैंने डिग्रेडेशन ऑफ आपको क्या बताया था, प्यूरिन बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि हाइपोजेंथिन एंड ग्वानिन, ठीक है, हाइपोजेंथिन इज कन्वर्टेड इनटू जैंथिन विद द हेल्प ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, एंड जैंथिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, तो ये कैटेलाइज करेगा जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट देखो क्या है, देखो इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, देखो इसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखो सी 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 एन सी एन, यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, ये लो, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, एन, ये लो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, अब देखो इसको मैं लेबल कर देता हूँ। ये देखो ये वन पोजीशन, ये वन पोजीशन, ये टू, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। और मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे इंटरचेंज होगा, कहाँ पे इंटरचेंज होगा, N7 एंड C8 के अंदर। तो अभी हम ये देख लेते हैं N7 एंड C8 में कैसा होगा। तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो है हाइपोजेंथिन की, किसकी है, हाइपोजेंथिन की स्ट्रक्चर है। अगर एलोपिरिनोल लेके आता हूँ, एलोपिरिनोल लेके आता हूँ, तो एलोपिरिनोल में क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के अंदर इंटरचेंज होगा। मतलब यहाँ पे N7 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन ना ये वाला 8 वाला, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं CH लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे N लिख दूंगा, बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं है। तो ये ड्रग हो जाएगी मेरी क्या, एलोप्यूरिनोल। ये एलोपिरिनोल है, बस इतना सा चेंज होते ही क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो गई। ठीक है, अब एलोपिरिनोल क्या काम करके जा रहा है, एलोपिरिनोल क्या करता है, कैसे कैटेलाइज करेगा जेंथल ऑक्सीडेज के लिए। तो सबसे पहले हमें देखो, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रोल है। देखो एक बार ये रहा, देखो आपका क्या था, ग्वानिन। ये देखो ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्या थी, ग्वानिन की स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाई थी, ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हाइपोजेंथिन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई रखी है, तो हाइपोजेंथिन को भी मैं यहाँ पे यूँ बना देता हूँ नॉर्मल। ये हाइपोजेंथिन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है हाइपोजेंथिन, और ये किसकी है, ये है ग्वानाइन। दोनों के दोनों बेस की स्ट्रक्चर है। अब देखो क्या होता है कि ये दोनों के दोनों कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, जैंथिन के अंदर। किसके अंदर, जैंथिन के अंदर। जैंथिन की स्ट्रक्चर क्या है, ये मेरी जैंथिन की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, एक एंजाइम यहाँ पे चाहिए जैंथिन ऑक्सीडेज। एंजाइम का नाम क्या है, जैंथिन ऑक्सीडेज। और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, ये अमीनो ग्रुप का हटाया है, तो डी एमिनेशन कराया मैंने, क्या कराया, ग्वानाइन डी एमिनेशन कराया, तो एंजाइम क्या है, डी अमाइनेज। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये जैंथिन की है। अब जैंथिन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर। तो जैंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखो स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रही है। देखो ये तो मैंने बना दिया जैंथिन, और यहाँ पे अगर मैं OH ग्रुप ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा बन गया है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंजाइम का नाम क्या है, सिमिलर ही है, जैंथिन ऑक्सीडेज। अब ये दोनों के दोनों क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों ब्लॉक होंगे किससे, एलोप्यूरिनोल, ये दोनों रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइपोजेंथिन कांट एबल टू कन्वर्ट इनटू जैंथिन, एंड जैंथिन कांट एबल टू कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी डाउन हो जाएगी। देखो तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, बस थोड़ा ये दिखाना है कि यहाँ पे एंजाइम ले लिया मैंने, कौन सा, जैंथाइन ऑक्सीडेज। जॉन्थाइन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एलोपिरिनोल इज कन्वर्ट इनटू ऑक्सीपिरिनोल। तो ऑक्सीपिरिनोल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये देखो अपन बना लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन ने देखो यहाँ पे क्या बनाया, O C C C N
एन यहाँ पे क्या था, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या था एन, और ये लो। तो ये तो अपनी स्ट्रक्चर कौन सी हो गई, एलोपिरिनोल की जैसे स्ट्रक्चर बना दी है, ये पूरी एलोपिरिनोल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एलोपिरिनोल के अंदर बस यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा, जैंथिन ऑक्सीडेज क्या करके जाएगा, OH ग्रुप अटैच कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, OH ग्रुप। अब ये क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर बन गई है मेरी क्या, ऑक्सीप्यूरिनोल, ऑक्सीप्यूरिनोल बन गई है, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, एलोजैंथिन, एलोजैंथिन। बस इतना सा है। तो ये भी समझ में आ गया कि गोट डिजीज है, गोट डिजीज के लिए कौन सी ड्रग चाहिए, एलोपिरिनोल। एलोपिरिनोल क्या करेगा, कैटलाइज द एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीपिरिनोल या एलोजैंथिन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होंगे वो क्या होंगे, उसके साथ में सबस्ट्रेट की तरह कौन काम करके जाएगा, एलोपिरिनोल काम कर लेगा। तो हाइपोजैंथिन एंड किसको, जैंथिन को काम करने देगा ही नहीं। तो क्या होगा, जैंथिन ऑक्सीडेज क्या करके जा रहा है, एलोपिरिनोल के साथ में क्या करके जाएगा, रिएक्शन करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एलोजैंथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एलोजैंथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट का है तो आप बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर आप जैसे मैंने पाथफाइंडर का आप शो किया है तो आप बुरा मत मानना। मैं हर एक बुक को, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को की रेस्पेक्ट करता हूँ। तो आप ये मत सोचना कि सारे है ना देखो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहे हैं। बुक बहुत अच्छी है, कई कई जगह गलतियाँ हैं, तो अपन को क्या करना है, मेरे को एज ए टीचर मेरे को आपको बताना है कि हाँ ऐसा है। पता चले कि कोई इंस्टीट्यूट लवर है एंड देन वो वीडियो को डिसलाइक कर दे, कि पता चल रहा है 100-200 डिसलाइक आ रहे हैं। क्यों डिसलाइक आ रहे हैं, रीज़न कि सर ने कंपेरिजन कर दिया। कंपेरिजन इसलिए किया है ताकि आपकी कोई भी गलती, मतलब आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एक नंबर का वैल्यू वही जानता है जिसका 0.1 नंबर से 0.5 नंबर से सिलेक्शन रुका हो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन ICMR के अंदर आते हैं ऐसे, CSI के अंदर भी B सेक्शन में आ जाते हैं, DBT के अंदर आते हैं, गेट के अंदर आते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको एक एक चीज़ बताना, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई कर रहा हूँ, मैंने बस कंपेयर किया है, ठीक है। मैं बुराई नहीं करता हूँ, मैं हर एक इंस्टीट्यूट की रेस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो कोई सा भी इंस्टीट्यूट का ना हो, ठीक है। अब देखो तो ये समझ में आ गया। तो ये गोट डिजीज खत्म हो गई अपनी। तो गोट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, गोट के अंदर हमने बस ये पढ़ा था कि यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से क्या हो रहा था, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन अगर हमने देखा था कि यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा आपके कि एक तरह से क्या होगा, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएंगे, ये जॉइंट्स के अंदर हो जाएंगे या आपके क्या हो जाएंगे, किडनी में हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आर्थराइटिक वाली प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एंड देन हमने देखा था कि SGPRT डिफिशियंसी होने की वजह से भी यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई हो रही है। एक हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा बनेगा। तो ज़्यादा होगा तो इस पर ये कहाँ चल जाएगा, ये PPP पाथवे में चल जाएगा। PPP पाथवे में जाने के बाद ये PRPP का फॉर्मेशन कर लेगा। तो भी क्या होगा, डेनेवो प्यूरिन बायोसिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाद में डिग्रेडेशन होगा। तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन हाई होगी। कैसे बचे इससे हम बच सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, क्या ट्रीटमेंट है, एक ड्रग है एलोपिरिनोल। क्या है इसके अंदर क्या ऐसी क्या खूबी है, ये भैया स्ट्रक्चर एनालॉग है। किसका स्ट्रक्चर एनालॉग है, हाइपोजेंथिन का, क्योंकि भैया बेस एनालॉग पे क्वेश्चन आते हैं। एक तरह से हम देखें ना, बेस एनालॉग हम किसके अंदर पढ़ते हैं, म्यूटेशन के अंदर पढ़ाते हैं। म्यूटेशन भी जब मैं आपको मॉलिक्यूलर वाले जो पढ़ाऊंगा तो इसमें म्यूटेशन पढ़ाऊंगा। म्यूटेशन भी आपका जैसे बेस एनालॉग के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, मतलब एडिशन एंड डिलीशन के थ्रू, ठीक है, टोटोमराइजेशन के थ्रू। तो वहाँ पे एक बेस एनालॉग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे हाइपोजेंथिन है, जैंथिन है, ये भी क्या है, एक तरह से बेस एनालॉग है होते हैं, ठीक है। तो ये 5-एजासेरिन हो गया, ठीक है, 5-एजासाइटोडीन हो गया। तो ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एलोपिरिनोल स्ट्रक्चर एनालॉग है हाइपोजेंथिन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों के, N7 और C8 पोजीशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। देन क्या होगा, हमने कैसे याद करेंगे, हाइपोजेंथिन है, हाइपोजेंथिन में हमने क्या देखेंगे, हाइपोजेंथिन का N7 और C5 है। यहाँ पे बस वो क्या होता है इनमें, सॉरी N7 है और C8 है, तो वो क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। बस इतने में क्या बन जाएगा, एलोपिरिनोल होगा। जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ में रिएक्शन शो करेगा, क्या बना लेगा, ऑक्सीपिरिनोल बना लेगा या एलोजैंथिन बना लेगा, ठीक है। ये क्या समझाया है, ग्वानिन था, हाइपोजेंथिन था, विद द हेल्प ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम दैट इज कन्वर्ट इनटू जैंथिन, जैंथिन इज कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। डन है। ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी अगर एलोपिरिनोल है तो। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि एलोपिरिनोल इन एंजाइम के साथ खुद रिएक्शन शो करेगा, कैटेलाइज करेगा इस रिएक्शन को एंड कन्वर्ट इनटू एलोजैंथिन, और हम कह सकते हैं ऑक्सीप्यूरिनोल, ठीक है। ये अपनी गोट डिजीज पूरी हो गई है। अब जल्दी से मैं आपको क्या बता देता हूँ,
एक और डिजीज है हमारी कौन सी, एक और है एडेनोसिन डीएमिनाइज, ठीक है। थर्ड इज एडेनोसाइन डीएमाइनेज, क्या मैं बोल सकता हूँ एडीए डेफिशिएंसी। अगर मैं बोल के जा रहा हूँ एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम के अंदर डिफिशियंसी हो जाए, देखो पहले बात तो पता होनी चाहिए व्हाट इज एडिनोसाइन। अब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि एडिनोसाइन क्या होता है, और उसका अगर मैं डीएमिनेशन करूंगा तो क्या होगा, तो पहले तो मेरे को ये बताना पड़ेगा। तो देखो क्या है, ये देखो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है एडेनिन की, ये स्ट्रक्चर किसकी है, एडेनिन जो बेस होता है ना उसकी है। अगर मैं इसको किसके साथ में कनेक्ट कर दूं, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ किसके साथ में, शुगर के साथ में, ठीक है। यहाँ पे मैं डीऑक्सी एडिनोसिन बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है मेरी डीऑक्सी एडिनोसाइन, ठीक है। एडिनोसाइन की स्ट्रक्चर हो गई। अगर मैं इसके अंदर कब डीएमिनेशन कर दूं तो क्या होता है, डीएमिनेशन करते ही ये देखो CH2OH है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन डीएमिनेशन कर दिया मैंने, ठीक है। पढ़ भी ये रहे एडिनोसाइन डीएमिनेज, तो डीएमिनेज कर देता हूँ यहाँ पर, डी अमाइनेज एंजाइम ले आता हूँ। तो डीएमाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये आयनोसिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर, एडिनोसाइन इज कन्वर्ट इनटू आयनोसाइन एंड डीऑक्सी बोल देता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पे OH लिख देता हूँ, OH यहाँ पे अगर OH भी लिख देता हूँ तो ये क्या होगा, एडिनोसाइन एडिनोसाइन, और यहाँ पे हो जाएगा आयनोसाइन, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। एडिनोसाइन इज कन्वर्टेड इनटू आयनोसाइन विद द हेल्प ऑफ डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, H लगा देता हूँ तो ये डीऑक्सी हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस है, तो आप सबको पता होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर इस एंजाइम की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है, तो देखो ये क्या होता है, एक तरह से SCI डिजीज है, क्या है, रिजल्ट इन सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। इस पे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है, SCID। मैं इसके MCQ सॉल्व कराऊंगा तो आप और एनालिसिस कर पाओगे अच्छी तरह, नेक्स्ट वीडियो अब MCQ पर ही आएगा, ठीक है। अब देखो, तो डिफिशियंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनाइज एंजाइम रिजल्ट इन सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, SCID, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इन विच T lymphocytes and B lymphocyte do not develop। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके T lymphocyte एंड B lymphocyte होते हैं ना, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। अगर डेवलप नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, या मैं बोल रहा हूँ डू नॉट डेवलप, ठीक है। तो क्या होगा आपका, क्या होगा वो अभी मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ ना, एक मिनट रुको, स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा इसको। तो डी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट डेवलप नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर एडेनोसाइन डीएमिनेज की डिफिशियंसी है तो आपका क्या हो रहा है कि आपका सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका एडेनोसाइन है, इसकी कंसंट्रेशन अगर हम देखें, डीऑक्सी एडेनोसाइन होता है ना, वो हाई कंसंट्रेशन में बन जाता है, तो हाई कंसंट्रेशन में रहेगा क्योंकि वो आयनोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, आयनोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो डिग्रेडेशन तो हो ही नहीं पा रहा है इसका, चाहे वो RNTP हो, मतलब राइबो शुगर हो, ठीक है, एनटीपीज हो या डीएनटीपीज हो, ठीक है। डीएनटीपी एनटीपी उनका डिग्रेडेशन तो हो ही नहीं रहा क्योंकि डीएमिनेज एंजाइम ही नहीं है। मैंने आपको प्यूरिन डिग्रेडेशन में पढ़ा था, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो
आपका जो डीऑक्सी एडेनोसाइन है वो क्या होता है, फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करता है और डी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कैसा होता है देख लो एक बार, ये देखो, ये मैं डीऑक्सी बना रहा हूँ, एच लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, NH2 ग्रुप लिख दिया। ये मैंने बनाया है डीऑक्सी एडिनोसाइन। ये क्या करके जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ में कनेक्ट होगा, एंड ये क्या बनाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डीएटीपी में। तो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ओ पी ओ पी ओ पी ओ, 3 फॉस्फेट लगाए हैं, डीएटीपी बना रहे हैं अपन, CH2H OH ये लो बना दिया मैंने DATP। अब देखो क्या है, अगर मैं बोल के जा रहा हूँ एडिनोसिन डी एमिनेज की डिफिशियंसी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डी एडिनोसिन क्या करके जाएगा फॉस्फेट के साथ में, यहाँ पे क्या आएगा, फॉस्फेट के साथ में क्या करेगा, कंडेंस होगा, मतलब उसके साथ में ऐड होगा और क्या बना लेगा, डीएटीपी बना लेगा। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीएटीपी क्या करके जाएगा, ये जो बन रहा है ना हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीएटीपी, ये नॉर्मल कंडीशन से भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो मैं लिख देता हूँ कि 100-fold ग्रेटर देन नॉर्मल, मतलब हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा कि 100-fold ग्रेटर देन नॉर्मल हो जाएगा। अब ये क्या होता है कि अब मैं बोल सकता हूँ डी एडिनोसिन, ये क्या होगा, आइनोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाई कंसंट्रेशन, क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डी एटीपी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम। अब राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का अगर ब्लॉक करके जा रहा है, तो पहली बात तो देखो कई बच्चों को ये नहीं पता होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम का काम क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कब बताया था, मैंने आपको जब पाइरीमिडीन राइबो न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस बताया था, डे ने वो सिंथेसिस बताया था, तो मैंने बताया था कि यूडीपी इज कन्वर्ट इनटू डीयूडीपी। मतलब क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनाना है, आरएनए से डीएनए, मतलब क्या होगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। आरएनए से डीएनए मत बोलो, मतलब आरएनए से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए डीएनए होगा तो गलत टर्मिनोलॉजी हो जाएगी। अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब जैसे मैंने करा था यूडीपी को कन्वर्ट किया था मैंने किसके अंदर, डीयूडीपी के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने एंजाइम यूज में लिया था राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम आया था। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीएटीपी क्या करके जाएगा, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी कर देता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि डीएनटीपीज फॉर्म नहीं हो पाएंगे, डी आपका क्या होगा, आरएनए तो मतलब आरएनटीपीज मतलब एनटीपीज तो फॉर्म करेंगे, एनटीपीज तो है पर डीएनटीपीज नहीं होंगे, डीएनटीपीज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एंजाइम ही काम नहीं कर रहा, एंजाइम ही नहीं है यहाँ पे, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट कर दी किसने, डीएटीपी ने। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिवेंट कर रहे हैं ये द सिंथेसिस ऑफ अदर डी एन टीपीज। क्योंकि देखो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज तो क्या करके जाएगा, जितने भी एनटीपीज होंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे उनको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, तो वो तो हो ही नहीं पा रहे। तो ये क्या करके जाएगा, अदर डीएनटीपीज को भी ब्लॉक करके जा रहा है। तो ये प्रिवेंटिंग द सिंथेसिस ऑफ अदर डीएनटीपीज इन, कहाँ नहीं बन पा रहे हैं, टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, ठीक है। बी लिम्फोसाइट की जो एक्टिविटी है उसके बारे में, इसकी टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा हमें लेस नॉन है, ज़्यादा नॉन नहीं है, ठीक है। कहीं लिख भी नहीं रखा, इसलिए मैंने नॉर्मल बता रहा हूँ कि बी लिम्फोसाइट वाली जो टॉक्सिसिटी है उसके बारे में लेस नॉन है, हर बुक के अंदर यही दिख रखा है, ठीक है। अब ये प्रिवेंट करेंगे तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपका डीएनए सिंथेसिस चौक हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा, और क्या नहीं होगा, सेल प्रोलिफरेशन नहीं होगा, सेल का प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ चॉकिंग ऑफ
मतलब आपका डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है एंड सेल प्रोलिफरेशन नहीं हो पा रहा है, तो जिसके वजह से क्या होगा, कहाँ पे नहीं हो रहा, टी लिम्फोसाइट में, जिसके वजह से क्या होगा, आपका टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट पोअरली डेवलप हो रहे हैं या बन ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, वाइट ब्लड सेल के अंदर काम आते हैं ये। ठीक है, हमारे को क्या होता है, इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ाते हैं, तो इम्यूनोलॉजी में क्या है, अपन देखेंगे कभी इम्यूनोलॉजी भी, तो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, ये क्या करके जाते हैं, सेल की इम्यूनिटी इंक्रीज करने में काम आते हैं। तो ठीक है, अगर क्या हो रहा है कि ये डेवलप नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, हम डिजीज जल्दी कोज होगी। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर ऐसा ही है तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट के लिए हम देखो कई चीज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, बट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर तो ले, पर इसमें दिक्कत क्या होती है कि अच्छा मतलब एकदम सही देखा जाए ना कि सही डोनर मिलना है ना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत अगर देखा जाए ऐसे नहीं, हम किसी से भी बोन मेरो ले सकते हैं, तो अगर सही डोनर मिल जाए तो कर लो, पर अगर नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत आती है। सेकंड सेकंड हम ले सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर तो सकते हैं, पर इसमें क्या होता है कि आयरन की कंसनट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ड्रॉबैक है इन सबकी। एक हम कर सकते हैं जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या होती है, मोस्ट रिसेंटली मतलब इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक और चीज़ होती है, हम जीन थेरेपी भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी कर सकते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी विथ एडीए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कंजुगेशन, या मैं बोल सकता हूँ एडीए पीईजी। ठीक है, तो ये चार टेक्निक होती है, चार टाइप्स हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एडीए डीएमिनेज के लिए। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिवली हम इसको यूज़ में लेते हैं। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बहुत अच्छी रहती है, बट इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें बहुत सारे इंजेक्शन का रोल होता है, ये थोड़ी महंगी भी होती है, एंड आपको मतलब इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो बेस्ट तो क्या एंजाइम थेरेपी है, या उसके बारे में बोल सकता है एंजाइम रिप्लेसमेंट है, जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट। देन फिर क्या होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करा लो अगर आपको सिमिलर डोनर मिल जाता तो। ठीक है, अगर डोनर सही मिल जाता है तो फिर लास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, बट इसमें भी बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडीए का हो गया, एडिनो डीएमिनेज एंजाइम है, तो एडिनो डीएमिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बोल सकते हैं, या इनमें से कौन सा एंजाइम की डिफिशियंसी से SCID क्या हो जाएगा, डिजीज हो सकती है। तो आप लिख सकते हो एडिनोसिन डीएमिनेज, या कोई दूसरा आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। या ये भी पूछ सकते हैं कि एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी इज कॉज्ड, लिख सकते हैं SCID, आपका आ सकता है गोट, आपका आ सकता है लैसियन डिजीज, या कुछ भी नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो ये कहाँ मिलते हैं ये क्वेश्चन, ये आपका ICMR में मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ DATP बनता है। ठीक है, मोर नॉर्मल कंडीशन से 100 फोल्ड ज़्यादा बन जाता है, या 200% ज़्यादा बन जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या कुछ नहीं कि हमारा जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ DATP होगा वो इनहिबिट करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को। ये एंजाइम कहाँ काम आता है, ये एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्जन में काम आता है, कन्वर्ट करने में काम आता है। तो ये क्या करके जाएगा, अगर DATP इनहिबिट कर देगा इस एंजाइम को, तो अदर DNTPs भी नहीं बन पाएंगे। कहाँ नहीं बन पा रहे, टी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट में अंदर, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, DNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, सेल प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन कर लो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लो, जीन थेरेपी दे लो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर लो। तो ये हमारा क्या है टॉपिक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने लेस्नियन डिजीज पढ़ ली है, गॉट डिजीज पढ़ ली है, आज हमने और क्या पढ़ लिया है, आपका एडेनोसिन डीअमाइनेज डिफिशियंसी पढ़ ली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर CSIR, फॉर गेट, फॉर ICMR, ICAR, DBT। तो आपको ये पढ़ लेना, इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन चुके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे कि हाँ सर यहाँ डाउट है हमारे को, तो मैं आपको बताऊँगा। और डाउट को अगर अच्छी तरह पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो,
ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जेशन कर सकते हैं कि हाँ आप हैंड टू हैंड पूछोगे, मैं हैंड टू हैंड आंसर दे दूंगा। यूट्यूब पे आंसर मैं हैंड टू हैंड नहीं दे पाता हूँ, टेलीग्राम पे मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आया, मैं विद इन ए ओवर या जैसे मैं देखूंगा ग्रुप में, मैं आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है। आप इंस्टाग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इस पर लाइक करना, अपने दोस्तों को भी कहना कि कुछ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि क्या है, हम पूरी बायोकेमिस्ट्री है, प्लांट फिजियोलॉजी है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक और सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जहाँ तक होगा ना अपन पूरा CSI का या अपन पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे इसके अंदर। ठीक है। जितना भी कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपका आंसर दूंगा। और मेनली मेरा फोकस तो किसके ऊपर है, मेरा फोकस है आपके MCQ के ऊपर, क्योंकि मैं आपके सारे MCQ सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। ठीक है। चलो ध्यान रखना अपना। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।